हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर, सेम है आपका फिफ्थ, एक्ट है आपका लैंड लॉ, कोड है आपका 5004 और क्वेश्चन नंबर है आपका 9, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोड आपका 5000 की जगह कहीं पे 504 भी लिखा जाता है। इस लैंड लॉ को यूपी लैंड लॉ उत्तर प्रदेश, इसको हम रेवेन्यू कोड 2006 भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। अगर आप इस क्वेश्चन को समझते हो तो आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको तभी समझ में आएंगे जब इसे अच्छे से समझ पाओगे। दूसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे प्राप्त कर सकता है। और हमारा रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से ही एक व्हाट्सएप पर चैनल है, उसे आप फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो आपको लॉ से संबंधित नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज़ प्रोवाइड कराएगा। आप किसी स्टेट से हो, किसी सेमेस्टर से हो, BA LLB LLB या LLM या लॉ से आप संबंध रखते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जैसे हम नाम बताते हैं, राजगामी। ठीक है, क्वेश्चन में चलने से पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और लाइक भी करा करो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। राजगामी संपत्ति से आप क्या समझते हैं? किस तारीख से नई संहिता की धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण में तथाकथित भूमि निहित हुई हुई है या हुई थी? ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो आंसर है यहां से स्टार्ट है हमारा। राजगामी संपत्ति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, यहां पे ये इसे सही कर देता हूं, आप देखिएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 115 के अनुसार किसको देखेंगे हम? राजगामी को। ये हमारी धारा 115 के अनुसार क्या है? राजगामी। इसे पढ़ते हैं। राजगामी होता क्या है? जब कोई भूमिधर या ग्राम पंचायत की भूमि का आसामी, आसामी किसे कहते हैं समझ लो, आसामी या असामी, ये दोनों एक ही शब्द हैं, ध्यान रखना इस बात को। असामी कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी भूमि को किराए पर या लगान पर या कुछ समय के लिए करता है, ठीक है, उसको आसामी कहते हैं। आगे चलते हैं। आसामी का क्वेश्चन अब से पहले मैंने कराया था, और अच्छे से जानने के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन हमारे आसामी को देखिएगा। आप प्लेलिस्ट पे जब जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में हमारा सेम, आपका कोड और आपका एक्ट का नाम लैंड लॉ लिखा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, अगर आप यूपी से नहीं हो, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो जरूरी नहीं है देखना, आपका समय बर्बाद होगा। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो यूपी से अपनी स्टडी कर रहे हैं लॉ की और उनका लैंड लॉ है। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो और अपनी लॉ यूपी से कर रहे हो तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। अगर अदर स्टेट से हो और आपका स्टेट अदर है तो आपको ये पढ़ना जरूरी नहीं है, आप अपने स्टेट का लॉ पढ़िएगा। आगे चलते हैं। आसामी किराए पर, लगान पर या कुछ समय के लिए भूमि जो उसे मिलती है उसको करना, उसे आसामी कहते हैं। अब बात करते हैं राजगामी होता क्या है। जब कोई भूमिधर या ग्राम पंचायत की भूमि का आसामी, भूमिधर कै प्रकार के होते हैं? भूमिधर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संक्रामय और एक होता है असंक्रामय।
ठीक है। और ये एक नंबर है, दूसरे नंबर पे हमारा होता है आसामी, लेकिन नंबर 1 में हमारे 2 ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है। संक्रमय को संक्रमणीय या अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, इसे असंक्रमणीयता भी कहते हैं। आगे चलते हैं। भूमि का आसामी बिना कोई उत्तराधिकार छोड़े मृत्यु हो जाती है तो प्रश्न उठता है कि ऐसे मृतक भूमिधर या आसामी की भू संपदा का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा। देखो एक चीज समझना, ये जो संक्रामय होते हैं और असंक्रामय वाले भूमिधर होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं भूमिधर, संक्रामय असंक्रामय। दूसरी बात, ये जो भूमिधर होते हैं इनका क्या है, जैसे कोई ए नाम का भूमिधर है, ठीक है, अगर ए की मृत्यु हो जाती है, क्या होती है मृत्यु, तो ये अपने आप ही ये जमीन इसके पुत्र बी के नाम पर चली जाएगी। हो सकता है इसकी पुत्र वधू हो, अगर बी की भी मृत्यु हो जाती है तो बी के पुत्र के नाम पे जाएगी। मतलब ये क्या है, वंशानुगत। ठीक है, ये अपने आप ही चली जाएंगी, ये और ये दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। आसामी की बात क्या करते हैं, आसामी तो किराए पर, लगान पर या कुछ समय के लिए उस पर भूमि करता है, खेती करता है। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आसामी की मृत्यु हो जाती है तो भूमि का होगा क्या। एक कंडीशन तो ये आती है, जैसे ए है, ए कौन है, आसामी है, ठीक है, और ए की क्या है, मृत्यु हो जाती है, तो इसका पुत्र बी उस आसामी पर अपना उत्तराधिकार दिखाते हुए उस भूमि को कंटिन्यू करेगा। लगान पर है तो लगान देता हुआ उस भूमि को करेगा, कुछ समय के लिए है तो उसे कंटिन्यू जोत बोता रहेगा। लेकिन यहां पर बात कही गई है, अगर आसामी है और उसकी कोई अन्य संतान नहीं है, या वो कहकर नहीं गया है कि अगर आने वाले समय में मुझे कुछ होता है तो मेरी संपत्ति या ये जो आसामी संपत्ति है किसके ऊपर ट्रांसफर होनी चाहिए, किसको ट्रांसफर होनी चाहिए, इस प्रकार का ना तो उसकी कोई संतान है यानी बच्चे हैं, और ना वो ऐसा कोई वचन करके गया है, तो ऐसी स्थिति में जो लगान पर, किराए पर और जो टैक्स मतलब कुछ समय के लिए भूमि है, उस भूमि का क्या होगा। ठीक है, यहां पर ये बात कही गई है। आसामी की भूसंपदा का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा, तो अब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस भूमि का होगा क्या, अब बात बताइए। ठीक है, ये हमने दोनों चीज इसलिए क्लियर की हैं कि आपकी समझ में आ जाए। ये यहां पर लागू नहीं होगा, ठीक है, ये राजगामी वाला यहां पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये वंशानुगत होती है, इनके परिवार का कोई भी सदस्य यहां पर मौजूद है तो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई नहीं है तो इनके रिश्तेदार जान पहचान वाले हो जाएगी। अगर आसामी की बात करते हैं तो ये उत्तराधिकार ना होने पर क्या होगा उसे देखते हैं। ऐसी स्थिति में मृतक भूमिधर या आसामी द्वारा वसीयत या दान या उत्तराधिकार के नहीं होने पर, यानी कि ना मृतक भूमिधर जो है, जो भूमि कर रहा था ए, ना तो ये कोई वचन करके गया है, ये वचन यानी कि मैं इसे दान कर रहा हूं, दान का मतलब कोई अन्य व्यक्ति इसे करे, ठीक है, या मेरे मरने के बाद मेरा पुत्र करेगा, ना तो इसका पुत्र है ना ये वचन करके गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उत्तराधिकारी के नहीं होने पर भूमिधर की भूमि पर कब्जा उप जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा। तो जिले का जो उप जिलाधिकारी होता है वो उस भूमि को अपने कब्जे में ले लेगा तथा सक्षम अधिकारी होते हुए ऐसी भूमि को 1 वर्ष के लिए कृषि कार्य हेतु पट्टे पर दे सकेगा। भूमि को पट्टे पर दिए जाने की शर्तें उप जिलाधिकारी निर्धारित करेगा। अब क्या होगा, जो असामी भूमि थी जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, या ये नहीं बता के गया था कि मेरे मरने के बाद या मेरे ना होने के बाद इस भूमि को कंटिन्यू कौन करता रहेगा जब तक समय है, या मेरे अधिकार को कौन लेगा, ऐसी स्थिति में अगर कोई सामने नहीं आता है
तो जिले का उप जिलाधिकारी उस भूमि को अपने कब्जे में कर लेगा। अब बात करते हैं कि ये उप जिलाधिकारी होता क्या है। आगे चलते हैं। भाई हमें भी तो पता होना चाहिए कि उप जिलाधिकारी किसे कहते हैं, ठीक है। उप जिलाधिकारी, अब ये तो है नहीं कि हमने रट्टा मारा और उप जिलाधिकारी याद करके चले गए। अब उप जिलाधिकारी होता क्या है उसे समझते हैं। उप जिलाधिकारी को हम कहते हैं एसडीएम, ठीक है। ये एसडीएम जो होता है किसी भी जिले का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कितने नंबर का? तीसरे नंबर का। इससे बड़ा दूसरे नंबर पे जो अधिकारी होता है वो एडीएम होता है, और इससे भी ऊपर जो नंबर 1 का अधिकारी होता है उसे हम डीएम कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कहीं कहीं डीएम को डीसी भी कहते हैं। अब बात करते हैं डीएम की और डीसी की। डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब आप ये कहोगे कि अभी तो आपने बोला सर कि डीएम को ही डीसी बोलते हैं। सर ये क्या कंफ्यूजन कर रहे हो और यहां पे आप अलग अलग बता रहे हो। अब बात समझते हैं। ये जो डीएम होता है इसको हम आईएएस कहते हैं, आईएएस, ठीक है, ठीक है। इसका जो कार्य होता है ये किसी भी जिले का सर्वोच्च जिलाधिकारी होता है, सर्वोच्च जिलाधिकारी। इसके अंडर में क्या कार्य आते हैं वो देखते हैं। इसके अंडर में पुलिस रहेगी, दूसरा जेल इसके अंडर में रहेंगी, तीसरा आपदा से संबंधित, ठीक है। जिले की अन्य बड़ी समस्याएं ये संभालेगा, ठीक है। कौन? डीएम। आगे चलते हैं। सर ये डीसी क्या होता है इसे समझते हैं। डीसी जो होता है ये भी जिले का एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा अधिकारी किस क्षेत्र का होता है? ये होता है राजस्व विभाग का, राजस्व विभाग, यानी जहां से ये टैक्स लेते हैं, ठीक है। ये राज्य के, इसके जो कार्य होते हैं, राज्य की भूमि का विवरण अपने पास रखेगा, दूसरा राज्य भूमि के लगान यानी कर को वसूल करेगा, तीसरा भूमि के अन्य कार्य ये देखेगा, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी। अब क्या करते हैं, ये अलग अलग होते हैं दोनों ही, ठीक है। ये अपनी प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, ये अपनी राजस्व व्यवस्था, राजस्व विभाग की व्यवस्था देखेंगे। इनके अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन कहीं ऐसा होता है किसी जिले में कि जहां पर ये डीसी नहीं होता है तो डीएम को ही डीसी के कार्यभार संभाल दिए जाते हैं या दे दिए जाते हैं। तो वहां पर डीएम डीसी दोनों के कार्यों को करता है, ठीक है। अगर वैसे तो ये अलग अलग ही होते हैं, लेकिन जहां डीसी नहीं होता है, कोई जिला छोटा है या उपस्थित नहीं है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो ये एक ही जगह काम करेगा, तो ये डीएम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये डीएम आईएएस होता क्या है? आईएएस यानी कि हमारा होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा अपना करता है, जो हमारी, अब से पहले मैंने आपको 3rd सेमेस्टर में कराया था प्रशासनिक विधि, ठीक है। ये प्रशासन से संबंधित होते हैं। अब एक चीज ही आपका कंफ्यूजन होगा, वो भी क्लियर कर देता हूं। अब बात करते हैं, एक होता है आईपीएस। आईपीएस का क्या कार्य होता है? आईएएस के अंडर में आईपीएस भी रहते हैं, मतलब पुलिस इसके अंडर में ही रहती है, ध्यान रखना।
आईपीएस जो होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा। लेकिन एक चीज इसमें समानता है, ये आईएएस और आईपीएस दोनों ही यूपीएससी की परीक्षा पास करके आते हैं, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। दोनों ही इस परीक्षा को पास करके आते हैं, ठीक है। तो अब हमारी समझ में आ गया है कि ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है, क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको कंफ्यूजन बना रहता, ठीक है। तो जो एसडीएम होता है, ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जिलाधिकारी होता है। इससे बड़ा एडीएम होता है, जिसे अतिरिक्त जिलाधिकारी कहते हैं, और उससे बड़ा होता है सबसे बड़ा डीएम। डीएम कहीं पर डीसी के भी कार्य करता है, यानी प्रशासनिक कार्य भी करता है और राजस्व विभाग के कार्य करता है। नहीं तो अलग अलग हैं, तो डीएम और डीसी अलग, समझ गए। आगे चलते हैं। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं, ये जो डीएम है, इसको डीएम को ही, एक तो पेज छोटा है, आगे चलते हैं, डीएम को ही हम डिप्टी कमिश्नर या जिला कलेक्टर कह देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इन सब चीजों को याद रखना, डिप्टी कमिश्नर और जिला कलेक्टर डीएम को ही कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कहीं कहीं इनका ये जो नाम है जिला आयुक्त नाम से भी आ जाता है, तो जिला आयुक्त डीएम और डीसी दोनों को ही बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब एक जगह काम करते हैं तो जिला आयुक्त या डीएम को जिला आयुक्त कह सकते हैं, या डीसी को भी जिला आयुक्त कह सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके लिए एक मैं स्पेशल क्वेश्चन लेके आऊंगा आपको, लेकिन यहां पर हमें उप जिलाधिकारी के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी था इसे समझाना। आप उप जिलाधिकारी को ही एसडीएम मानते और एसडीएम को ही सबसे बड़ी पोस्ट मान लेते, ठीक है। तो इसलिए एसडीएम, एडीएम और डीएम को बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। आगे चलते हैं। तो ये जो हमारा उप जिलाधिकारी है, जो एसडीएम है, ये जमीन को अपने अधिकार में ले लेगा और इसे किसी अन्य व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए किराए पर, यानी लगान या टैक्स पर दे देगा। जो नई संहिता की धारा 115 के अनुसार, जो 11/2/2016 से प्रभावी है, मतलब इस प्रकार की जो व्यवस्था है 11/2/2016 से प्रभावी है। जब किसी भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि को धृत यानी धारण करने वाले, प्राप्त करने वाले किसी असामी की ज्ञात उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु हो जाए, यानी कि यहां पर कह रहे हैं कि जो भूमिधर है वो बिना बताए कि भाई मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा या मैं अपनी संपत्ति किसे दान करूंगा, ये बताए बिना, जो धारण करने वाला व्यक्ति था उसका नाम बताए बिना, या उसका उत्तराधिकारी है ही ना तो उसकी मृत्यु हो जाए, वहां उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम ऐसी भूमिधर या आसामी द्वारा धृत यानी धारण करने भूमि का कब्जा होगा। धृत यानी धारण, और उसे विहित रीति से किसी समय 83 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकता है। मतलब जब जो भूमिधर है वो वचन करके नहीं गया है और उसका कोई उत्तराधिकार नहीं है, और कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता है धारण करने के लिए उस उत्तराधिकार को, तब ऐसी भूमि को एसडीएम उप जिलाधिकारी 1 वर्ष के लिए विद शर्तों के किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर उठा सकता है, यानी कि लगान पर दे सकता है। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, प्रत्येक पट्टे की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जिसे विहित की जाए। लेकिन जो उप जिलाधिकारी है, जो हमारा एसडीएम है, जब किसी भूमि को अन्य व्यक्ति को देगा लगान पर या पट्टे पर, लगान और पट्टा एक ही बात होती है, बशर्ते कि वहां पर टैक्स दोनों को ही देना पड़ता है। आगे चलते हैं, आप समझ जाना। तब कोई उप जिलाधिकारी किसी भूमि को देगा तो भाई शर्तों के अधीन देगा, जो वहां पर प्रतिकूल हो उसके अनुसार उस भूमि को लगान पर देगा। आगे चलते हैं।
तीसरा है यदि भूमि पर परगना अधिकारी, अब यहां पर आया है भूमि पर परगना अधिकारी द्वारा कब्जा लेने के 3 वर्ष के भीतर, ये थोड़ा सा एक शब्द है परगना अधिकारी, इससे मैं समझा देता हूं। जिस प्रकार से हमने डीएम और डीसी में अंतर देखा और एसडीएम, एडीएम और डीएम को देखा, उसी प्रकार से यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है अक्सर बच्चों में, उसे क्लियर कर देता हूं। ये जो परगनाधिकारी है और ये जो लेखपाल है, इन दोनों के कार्य क्या हैं? अलग अलग हैं। ये अलग है और ये अलग है। ये जो परगनाधिकारी के जो कार्य होते हैं, ये भूमि के लगान, टैक्स और पट्टे से संबंधित जानकारी एकत्रित करता है, ठीक है। और ये जो लेखपाल है, ये भूमि के बारे में विवरण देगा, कौन सी फसल है, किसके नाम पर है, क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है, या नक्शे में कोई फेरबदल तो नहीं हुआ है। ये प्रत्येक वर्ष प्रत्येक खेत पर 1 वर्ष में 3 बार जाएगा, ठीक है। ये इसका कार्य होता है और ये बताएगा कि कौन सी फसल है, किस नाम पर है, क्या बदलाव है, नक्शे में क्या बदलाव है, प्रत्येक वर्ष 3 बार जाएगा। दूसरी बात, ये जो परगनाधिकारी होता है, ये भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, टैक्स से यानी पैसे से संबंधित जो कार्य हैं, ये परगना अधिकारी करेगा। तो ये अलग अलग हैं। ये सिर्फ लेखा जोखा देगा भूमि के बारे में, लेकिन टैक्स ये वसूल करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। परगना अधिकारी, तो यहां पर बात कर रहे हैं यदि भूमि पर परगना अधिकारी मतलब जो टैक्स वसूल करने वाला अधिकारी है द्वारा कब्जा लेने के 3 वर्ष के भीतर अगर कोई परगना अधिकारी किसी भूमि पर, कौन सी भूमि पर, जिसका कोई उत्तराधिकारी या उसे धरत करने के लिए, धारण करने के लिए कोई सामने नहीं आता है, कोई दावेदार भूमि को उसे वापस दिलाने के लिए आवेदन करे, तो परगना अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह उचित समझे ऐसे दावे को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। देखो, इसमें 2 कंडीशन होती हैं परगना अधिकारी के लिए। एक तो होता है 3 वर्ष के भीतर जो पट्टे को लिया गया है, जो आसामी से, जो बिना बताए उसकी मृत्यु हो गई है, अगर 3 वर्ष के भीतर उसका कोई भी रिलेटिव, ठीक है, या परिवार का कोई भी सदस्य, रिश्तेदार जो भी हो, उस भूमि पर अगर दावा करने के लिए आ जाता है 3 वर्ष के भीतर भीतर, तो परगना अधिकारी उसकी अच्छे से जांच करेगा और जांच करने के बाद उसे उसको सौंप देगा, उसके अंडर कर देगा। अगर जांच के दौरान परगना अधिकारी को ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति यहां पर अपना अधिकार जताने के लिए आया है वो गलत है, तो उसे अस्वीकार भी कर देगा। तो ये शक्ति किसके पास है? परगना अधिकारी के पास। स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति 3 वर्ष के भीतर भीतर, जब उसकी मृत्यु हुई है और जिलाधिकारी के पास जो जमीन है, 3 वर्ष के भीतर भीतर आया हो। आगे चलते हैं। 4th नंबर का पॉइंट है उप जिलाधिकारी एसडीएम उपधारा 1 और 2 के अनुसार भूमि को पट्टे पर तब तक देता रहेगा जब तक कि उपधारा 4 में निर्दिष्ट बाद का अंतिम रूप से विनिश्चय ना हो जाए, ठीक है। अब ये लाइन क्या कहती है? जो उप जिलाधिकारी है, जो डीएम है, सॉरी डीएम नहीं, एसडीएम जो है, वो किसी भूमि को तब तक मतलब लगान पर देता रहेगा 3 वर्ष तक, तब तक देता रहेगा। पहला तो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, जो भी मैंने क्लियर कराया है। पॉइंट नंबर 2, जो भी हमने शर्तें बताई हैं उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति सामने नहीं आता है तो वो उसे लगान पर देता रहेगा। वो 4था नंबर का पॉइंट कौन सा है उसे देखते हैं। दावा अस्वीकृत होने के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उसे ऐसा आदेश संसूचित किए जाने के दिनांक के 1 वर्ष के भीतर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए धारा 144 के अधीन बाद प्रस्तुत कर सकता है। यहां पर बोला है सेक्शन 144 के द्वारा। देखो, एक बात समझना, जो आसामी है उसकी मृत्यु हो जाती है और सरकार, उप जिलाधिकारी उस भूमि को अपने अंडर में ले लेता है।
अगर उसी समय 3 वर्ष के भीतर भीतर अगर कोई उत्तराधिकारी या कोई रिश्तेदार या परिवार का सदस्य उसे लेने नहीं आता है तो अस्वीकार हो जाएगी, वो भूमि सरकार की हो जाएगी। अगर कोई लेने आता है तो उसकी जांच पड़ताल परगनाधिकारी करेगा, उसे स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार, मतलब सही भी साबित हो सकता है जो लेने आया है, गलत भी साबित हो सकता है। दूसरी बात यहां पर बोल रहा है सेक्शन 144 कि जिस दिन से जो भूमिदर था, कौन सा, आसामी, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है उस मृत्यु से 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर अगर कोई व्यक्ति धारा 144 के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं करता है, किसका, कि ये भूमि हमारी है, कोई रिलेटिव या परिवार का या कोई रिश्तेदार जो भी है आवेदन नहीं करता है, तब उप जिलाधिकारी धारा 1-2 के अनुसार भूमि को पट्टे पर तब तक देता रहेगा जब तक कि उपधारा 4 में निर्दिष्ट बात का अंतिम रूप से विनिश्चय यानी निर्णय ना हो जाए। तो ये जो 5वें नंबर का पॉइंट है हमने इसलिए पहले रखा था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर कह रहे हैं एसडीएम कि जो भी शर्तें हैं, अगर उस शर्त के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नहीं उपस्थित होता है तो हम भूमि को आगे उठाते रहेंगे। आगे चलते हैं। किस तारीख से नई संहिता की धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण में तथाकथित भूमि हुई समझी जाएगी। आगे चलते हैं। संहिता की धारा 115 उपधारा 6 का कहना है कि यदि उप जिलाधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा होने के दिनांक से 3 वर्ष के भीतर कोई दावेदार उपस्थित ना हो, यदि ऐसे दावेदार का उपस्थित ना हो या यदि ऐसे दावेदार जिसका दावा उपधारा 3 के अधीन अस्वीकार कर लिया गया हो या उपधारा 4 के अनुसार वाद प्रस्तुत ना करे या यदि ऐसा वाद प्रस्तुत करे और वह अंतिम रूप से खारिज हो तो निम्नलिखित दिनांक से धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण में ऐसी भूमि निहित हुई समझी जाएगी। निहित का मतलब है शामिल हुई वह मानी जाएगी। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं एसडीएम, उप जिलाधिकारी। इस सभी को मैंने 3 पॉइंटों में तोड़ दिया है और इन तीनों पॉइंटों से आपको बिल्कुल क्लियर चीजें हो जाएंगी। सेक्शन हमने जो 1 पढ़ा था अभी, उसमें बोला है उत्तराधिकारी का नाम नहीं है, मतलब जब असामी की मृत्यु हुई वो कोई उत्तराधिकारी का नाम नहीं बता के गया, ना कोई वचन करके गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति धारा 3 के अनुसार आवेदन करता है और उसका आवेदन परगनाधिकारी जांच करता है कि भाई जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है कोई भी हो सकता है, रिलेटिव, परिवार, रिश्तेदार, अगर स्वीकार करने योग्य है तो उसे भूमि को वापस कर देगा। अगर भूमि ऐसी है या दावा करने वाला व्यक्ति ऐसा है जो गलत है तो उसे अस्वीकार भी कर देगा। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, धारा 4 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जिस दिन असामी की मृत्यु हुई थी उसी समय या तो आवेदन ही नहीं करता है, धारा कहती है 144 के अनुसार प्रथम वर्ष में आवेदन करे। ठीक है, ये नियम है। अगर प्रथम वर्ष में कोई आवेदन कर भी रहा है तो उसे सरकार क्या कर रही है, खारिज। क्यों? क्योंकि परगनाधिकारी उसे अस्वीकार कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये भूमि जाएगी कहां? ऐसी स्थिति में उप जिलाधिकारी के अंडर की जो भूमि है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष तक तो वो अपने अधिकार में इसलिए रखेगा कि कोई इसका उत्तराधिकारी ना आ जाए, ठीक है, गांव में ज्यादा विवाद ना हो और हम उसे उसकी भूमि वापस कर दें। 3 वर्ष का इंतजार करने के बाद अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो वो भूमि ग्राम भूमि बन जाएगी, यानी कि अब उस पर जमींदार यानी वो सरकारी जमीन हो जाएगी और ग्राम की सरकारी जमीन में एकत्रित कर दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यही बात यहां पर बोली है।
ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण में तथाकथित भूमि हुई समझी जाएगी। ठीक है, ये अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा बात प्रस्तुत करे और वह अंतिम रूप से खारिज हो तो निम्नलिखित दिनांक से धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण में ऐसी भूमि निहित हुई समझी जाएगी। यानी कि जो आवेदन कर रहा था प्रथम वर्ष में वो खारिज हो जाता है, या जो रिलेटिव आते हैं, स्वीकार है अगर सही चीजें हैं तो वो तो दे दी जाएगी, अगर गलत है तो अस्वीकार कर दी जाएगी। और 3 वर्ष के इंतजार के बाद भी अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बन पाता है सब जांच पड़ताल के बाद, तो वो ग्राम में शामिल हो जाएगी। आगे चलते हैं, एक चीज और देखते हैं इसमें, क्या उपधारा 3 में निर्दिष्ट 3 वर्ष की अवधि के समापन के दिनांक से जहां कोई दावेदार उपस्थित न हो, ऐसी स्थिति कब होगी? वो भूमि ग्राम में कब शामिल होगी? जब 3 वर्ष के इंतजार के बाद भी आवेदन तो करे थे व्यक्तियों ने, खारिज हो जाए या गलत हो जाए, उस स्थिति में 3 वर्ष के इंतजार करने के बाद वो भूमि अपने आप ही ग्राम में सम्मिलित हो जाएगी, यानी वो सरकारी भूमि ग्राम पंचायत की बन जाएगी। खैर, उपधारा 4 में निर्दिष्ट 1 वर्ष की अवधि के समापन के दिनांक से जहां कोई दावेदार घोषणा का वाद दाखिल नहीं करता है, मतलब जिस दिन जिस व्यक्ति असामी की मृत्यु हुई थी उस दिन से 1 वर्ष तक, असामी की मृत्यु के दिन से 1 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति कोई भी वाद दायर नहीं करता है या अपना अधिकार वहां पर नहीं जताता है, तो ऐसी भूमि पहले उप जिलाधिकारी के पास जाएगी। और कोई 1 वर्ष के बाद आता है तो वो कहेगा धारा 144 के अनुसार कि आपको कानून के तहत 144 के सेक्शन के आधार पर 1 वर्ष के अंदर अंदर पहले आपको वहां पर आवेदन करना था। दूसरे तीसरे वर्ष में तो हम उसकी जांच पड़ताल करते, पहले तो आवेदन करते और दूसरे तीसरे वर्ष में हम उसकी जांच करते, और उस स्वीकार है या अस्वीकार वो दूसरी बात थी, लेकिन आपने आवेदन ही नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसी भूमि ग्राम सभा में चली जाएगी। ऐसे अंतिम खारिज के दिनांक से जहां उपधारा 4 के अधीन दावेदार दाखिल किया गया, बाद अन्यथा खारिज कर दिया गया है, या उसने 1 वर्ष के अंदर अंदर बाद तो घेरा लेकिन वो बाद गलत था और खारिज कर दिया, तो भी ऐसी स्थिति में ग्राम सभा में भूमि चली जाएगी। आगे धारा 115(7) यानी उपधारा 7 का कहना है कि जहां कोई दावेदार उपधारा 3 के अधीन किसी दावे में या उपधारा 4 के अधीन किसी वाद में सफल होता है, वहां वह तत्समय प्रदत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी भूमि का अध्ययन और उसके संबंध में देय भूमि राजस्व की समस्त बकाया उसके प्रबंध का व्यय काटने के पश्चात पट्टे से वसूल किए लगान पाने का हकदार होगा। अगर कोई व्यक्ति धारा 3 और धारा 4 के अधीन जो आवेदन करता है या अपना रिलेटिव उसे बताता है और वो धारा 3 और धारा 4 के द्वारा अगर सही साबित होता है, ये तो अभी तक तो हमने पढ़ा था कि खारिज होने पर हम ग्राम सभा में भेज देंगे, कब कब खारिज किया जाएगा, उप जिलाधिकारी कब अपना अधिकार करेगा, लेकिन अगर सही होता है, जितने समय के लिए एसडीएम ने उस भूमि को कब्जे में रखा था, अपना खर्चा काटते हुए, सरकारी खर्चा काटते हुए उस सभी लगान को, यानी कि जो पैसा है या जो भी पूंजी है जो उसे प्राप्त हुई है, टैक्स को काटते हुए, अपना खर्चा काटते हुए उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपकी 10 या 15 मिनट की वीडियो जो भी उचित होगी मैं आपको समझाने का दोबारा से प्रयास करूंगा। एक क्वेश्चन आपके मन में होता होगा कि सर आप वीडियो को थोड़ा बड़ा कर देते हो। एक बात बताओ, अगर मैं वीडियो को 20 मिनट या 15 मिनट में बनाकर तैयार कर दूं और जल्दबाजी करूं तो जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, जो चीजें हैं आपको समझ में नहीं आएंगी। दूसरा,
आप फिर जैसे मैंने 20 मिनट की वीडियो बनाई और आप दोबारा कमेंट करो या बोलो कि सर समझ में नहीं आया है, फिर मैं दोबारा से आपके 10 या 15 मिनट की फिर वीडियो बनाऊं। हो सकता है मैं मुझे टाइम ना मिले, मैं ना भी बना पाऊं, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका कंफ्यूजन बना रहेगा और तैयारी सही नहीं हो पाएगी और आप मेरी वीडियो का इंतजार भी करोगे। ठीक है, वहीं पर इस वीडियो को अगर मैं 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर इसको क्लियर कर देता हूं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आप ये ना सोचा करो कि मैंने 2-4 मिनट एक्स्ट्रा कर दी हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आपसे प्राप्त कर सकता है। रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से हमारा एक व्हाट्सएप पे चैनल है, उसे आप फॉलो कर लेना। ये आपके लिए, प्रत्येक लॉ स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है, बीए एलएलबी एलएलबी या एलएलएम, या आप लॉ से रिलेटेड हो, आप क्वालिफाई कर चुके हो। सामान्य दिनों में भी जब आपकी स्टडी नहीं होती है, क्योंकि यूट्यूब पर मैं तो लॉ लॉ से रिलेटेड कंटेंट ही डालता हूँ जो पढ़ाई से होता है। सामान्य दिनों में जब आपकी पढ़ाई का समय भी नहीं होता है तो मैं आपको लॉ से रिलेटेड आपको चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, नोटिफिकेशन अपडेट एंड न्यूज़ दूंगा। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसे फॉलो करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करो, लाइक करो। भाई लाइक तो आप करते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों, आपको शायद लगता है वीडियो अच्छी नहीं लगती है, शायद, है ना। तो आप कमेंट करके भी बता दो कि सर अच्छी हैं या नहीं है, मैं अपना टाइम वैसे ही बर्बाद कर रहा हूँ। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।